क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आगे। आप मुझे अकेले में तो यहाँ पर धमकी दे देते, आपके तमाम पुलिस वालों ने मुझे घेर कर रखा हुआ था। अब आप बोलिए, पूरे देश को बताइए ना कि मैं गलत खबर चला रही हूँ यहाँ से। आप कह रहे हैं कि मैंने आपको धमकी दी सस्पेंड करवाने की। मेरी इतनी हैसियत है? एक लड़की को आप लोग चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाते हैं, मेरी इतनी औकात है क्या? आप बोलिए, पूरे देश को बताइए कि मैं गलत खबर चला रही हूँ यहाँ से खड़े होकर। आप बोलिए कि मैं पुलिस वालों का पक्ष नहीं ले रही हूँ। आपने कितनी गलत बयानी की है मेरे साथ, आप बोलिए, मैं आपको मौका दे रही हूँ। आप नमस्कार दोस्तों, मान लीजिए कि आप कहीं बाहर गए हैं कोई चीज़ खरीदने और तभी किसी ने आपका वॉलेट चोरी कर लिया। आप पुलिस के पास गए कंप्लेंट लिखाने के लिए, लेकिन पुलिस ने उल्टा आपसे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आप अपना वॉलेट क्यों लेके गए बाहर, आपने चोरी क्यों होने दी। थोड़ा अजीब है लेकिन ये सच है। कुछ ऐसा ही हुआ है हाथरस में, जहां एक लड़की का रेप हुआ। पुलिस ने ना ही कोई एक्शन लिया, उल्टा रेप विक्टिम के फैमिली को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। 14 सितंबर 2020 हाथरस में एक लड़की का गैंग रेप हुआ। 4 लड़कों ने मिलकर उसका गैंग रेप किया। रेप के 10 दिनों के बाद तक पुलिस ने उन लड़कों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई FIR लिखी। एक्शन लेना तो दूर की बात है। रेप के 2 हफ्तों के बाद लड़की की अस्पताल में मौत हो गई। मौत के बाद बिना उसके घर वालों से पूछे और उसके घर वालों को घर में बंद किए हुए, घर में नज़रबंद करके उन्होंने उस लड़की का रात के 2:30 बजे चोरी छुपे अंतिम संस्कार कर दिया। और उसे अंतिम संस्कार नहीं कहा जा सकता, उसे लाश को जलाना कहते हैं। उसके पेट्रोल डाल के उसे जला दिया। आप ज़रा एक बार सोचिए, पुलिस की क्या पर्सनल दुश्मनी थी उसके फैमिली के साथ। क्या ना ही इस शहर के DM की कोई पर्सनल दुश्मनी थी उसकी फैमिली के साथ। पुलिस वही करती है जो उसे ऊपर से ऑर्डर आते हैं। ये कोई अकेला केस नहीं है, आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आप बाबा राम रहीम का वो वायलेंस देख लीजिए, SSC स्कैम देख लीजिए, और आपको बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे किसी प्रोटेस्ट में गोलियाँ भी चल जाती हैं और पुलिस चूं तक नहीं करती, और किसी चुपचाप शांतिपूर्वक चल रहे प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज कर देती है। ये आप देख सकते हैं कि स्टेट बाय स्टेट, क्योंकि हर एक स्टेट का कंट्रोल उसकी स्टेट की पुलिस के पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल। तो जैसा गवर्नमेंट चाहती है पुलिस वैसा ही करती है। हमें ये अक्सर देखने को मिलता है और हमेशा मिलता भी रहेगा। हालांकि ये सिस्टम जो है वो कभी चेंज होगा कि नहीं हमें नहीं पता, बट मुझे लगा कि हमें इस बारे में वीडियोस बनाने चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि हाथरस में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट ये क्यों हुआ, पुलिस ने ऐसा क्यों किया, हमें इस बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पुलिस एक पपेट की तरह है जो पॉलिटिशियंस अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें अपने काम के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा पुलिस सिस्टम ऐसा फंक्शन क्यों करता है। दोस्तों, हमारा जो पुलिस सिस्टम है वो आज के ज़माने का नहीं है, वो ब्रिटिशर्स के ज़माने का है। इंडियन पुलिस एक्ट 1861, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे उन्होंने इंडियन पुलिस को इसलिए फॉर्म किया था क्योंकि जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं आज़ादी के लिए, वो उन्हें दबा सके, वो पब्लिक को कंट्रोल कर सके, उन्हें बचा सके। लेकिन दूसरी पुलिस होती है पब्लिक की सर्विस के लिए, लेकिन हमारे यहाँ एग्जाम्पल कुछ और ही देखने को मिलता है कि पुलिस पॉलिटिशियंस की सर्विस कर रही है। तो 1979 में पहली बार जनता गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया था कि पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। 1999 उस कमीशन, जनता गवर्नमेंट के कमीशन के 20 साल बाद एक और कमीशन बनाई गई, पर उसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन सब के बीच एक इंसान में सुप्रीम कोर्ट ने PIL फाइल करी 1996 में, और वो इंसान थे यूपी के DGP लेवल के ऑफिसर प्रकाश सिंह। उन्होंने 1996 में ये PIL फाइल करी और सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी टाइम लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल बाद ये कहा कि कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। 6-7 पॉइंट्स दिए कि आपको इन 6-7 पॉइंट्स में तो रिफॉर्म्स करने ही पड़ेंगे, और अब मैं आपको वही 6-7 पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि वो क्या है। तो सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। इसके मुताबिक ये देखा जाए कि हर एक गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल होता है उनकी पुलिस के ऊपर, हर एक स्टेट गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल होता है, वो लोग कितना कंट्रोल करते हैं, वहाँ की पुलिस को कितना अपने लिए यूज़ करते हैं, इस चीज़ के ऊपर देखा जाए, उसके ऊपर एक टीम बनाई जाए। ये था पहला रिफॉर्म्स।
मिनिमम 10 years फॉर 2 years ऑफ IPS ऑफिसर एंड बी ग्रेड ऑफिसर। ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों मैं एक साथ कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों सेम ही बात बताते हैं कि जितने भी IPS ऑफिसर हैं और जितने भी ऑफिसर्स हैं जो कि IPS नहीं लेकिन स्टार्स हैं, उन मतलब जो कि बी ग्रेड ऑफिसर हैं, उन सबको कम से कम 2 साल के लिए एक जगह से हटाया ना जाए, कम से कम 2 साल के लिए वो वहाँ पे फिक्स रहे। उससे क्या होगा कि उन्हें और ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलेगी। उन लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन विंग्स शुड बी सेपरेटेड। ये भी एक रिफॉर्म किया गया था। इसके मुताबिक ये कहा गया था कि जो इन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है और इन्वेस्टिगेशन विंग को, वो उन दोनों को सेपरेट किया जाए। उन दोनों का जो फॉर्म्स है, उन दोनों का जो बेस है, वो सेपरेट किया जाए, एक दूसरे से अलग रखा जाए, दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन ना हो। पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड, ये देखा जाए कि पुलिस के खिलाफ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पुलिस के जो प्रमोशंस हैं उन सबको देखा जाए, उन सब के बारे में बात बनी जाए, ये कहा गया था। और छठा पॉइंट है कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एक बनाई जाए, जिसके मुताबिक ये देखा जाए कि हर एक पुलिस डिपार्टमेंट पे एक पुलिस कमिश्नर्स के खिलाफ, एक पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कितने कंप्लेंट्स रजिस्टर हो रहे हैं, कौन सा पुलिस ऑफिसर क्या गलत कर रहा है, ये देखने के लिए ये विंग बनाया जाए, एक ब्रांच खोला जाए। 7वां और आखिरी पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमीशन। तो आप खुद ही पढ़ के समझ सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिशियंस क्यों चाहेगा कि पुलिस का जो कंट्रोल है उनके हाथ से चला जाए, क्योंकि अगर ये सब हो गया तो पॉलिटिशियंस का जो पुलिस के ऊपर जो दबाव है, जो उन्हें अपनी पपेट की तरह यूज़ करते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए चाहे जो भी गवर्नमेंट आए वो इससे चेंज नहीं करने वाली है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनके हाथ से पुलिस का कंट्रोल चला जाए। और पॉलिटिशियंस की मैं क्या बात करूं कि देखिए पत्रकार जी, आप लोग तो ये करेंगे, लेकिन मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हमका धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना, रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार कि जब तक ऐसे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं ना पावर में, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। और ये सब पढ़ के आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई पॉलिटिशियन इलेक्शन जीतता है, जब भी कोई CM बनता है, तो वो क्या करता है कि जो वहाँ का जो DGP रहता है ना, उन्हें ट्रांसफ़र कर देता है, उसे चेंज कर देता है और अपना जो पपेट DGP होता है ना, उसे लाके वहाँ पे बिठा देता है। जो लोग मेरी इन बातों पे बिलीव नहीं कर रहे, मैं उन्हें बस इतना ही कहूँगा कि वो थोड़ी रिसर्च कर ले और ये देख ले कि जिस भी स्टेट में जो भी गवर्नमेंट इलेक्शन जीत जाती है, वो जो भी नया CM आता है, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा कि सबसे पहले वहाँ के DGP का ट्रांसफ़र होता है। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, जब भी कोई नया इंसान CM बनता है ना, तो वो वहाँ के उस DGP को, करंट DGP को हटा के उसका ट्रांसफ़र करके अपना जो पपेट DGP होता है उसे लाके बिठा देते हैं, ताकि उनका हुक्म माने, उनकी बात माने। तो ये काफ़ी हद तक सच है। और आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करोगे ना, आप अगर गूगल में ये मारो ना ट्रांसफ़र, तो कितने ट्रांसफ़र आएंगे आप खुद देख लोगे, तो आप खुद ही समझ जाओगे, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक बात है पॉलिटिशियंस की, जब तक ऐसे पॉलिटिशियंस हैं ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता।